IIT JEE 2007 पेपर फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है बेंजीन, बेंजीन से अटैच है CO, फिर अटैच है NH और CO, और इधर भी अटैच है एक बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे इन्होंने बना रखा है X। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट X इज, मतलब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से आप NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर लोगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इनका मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हमें रिंग इस वाले रिंग में अटैक करना है या हमें इस वाले रिंग में अटैक करना है। तो इस वाले रिंग के बारे में सोचें तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इस रिंग के बारे में सोचें तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D माइनस M कीटोन ये CO का इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसका आउट ऑफ दीस टू रिंग्स इस रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब NH डिसाइड करेगा, तो NH के प्लस के कारण ये पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे आएगा या तो इस पोजीशन पे आएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे कराते हैं तो इस केस में 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब स्टेरिक हिंडर्स बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अटैक पैरा पोजीशन में कराते हो तो स्टेरिक हिंडर्स मिनिमम होगा। तो जो अटैक ऑफ नाइट्रेशन या अटैक ऑफ NO2 प्लस होगा वो पोजीशन होगी ये वाली। देना जो ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है उस ऑप्शन में NO2 एक बार इन्होंने इस पोजीशन पे जोड़ा हुआ है, एक बार NO2 इन्होंने इस पोजीशन पे जोड़ा हुआ है जो आंसर B है, एक बार NO2 इन्होंने इस पोजीशन पे जोड़ा हुआ है और एक बार NO2 इन्होंने इस पोजीशन पे जोड़ा हुआ है। दैट मींस जो आंसर है वो आंसर होगा B, जिसमें NO2 की पोजीशन इस कार्बन पे होगी, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है द रिएजेंट या रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इन्होंने दे रखा है एक Br, ये दूसरा Br, मतलब इथेन का एक हाइड्रोजन उन्होंने Br से रिप्लेस किया हुआ है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, और इसके ऊपर किसी रिएजेंट के अटैक से हमें बनाना है एसिटिलीन गैस। एक ऑप्शन दे रखा है एल्कोहलिक केवेज से, तो एल्कोहलिक केवेज की अगर बात करें तो एल्कोहलिक केवेज एक HBr तो निकाल सकता है, यहाँ से H और यहाँ से Br निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद ये विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर विनाइल ब्रोमाइड के बाद देखो तो इसमें रेजोनेंस है, और जो सिस्टम में रेजोनेंस है तो दूसरा एल्कोहलिक केवेज इसका H और Br का निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। इसमें सेकंड वाला भी कह रहा है कि एल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय सोडामाइड। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एल्कोहलिक केवेज के द्वारा आप पहले विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लोगे, फिर सोडामाइड में NaNH2 नेगेटिव जो कि बहुत ही अच्छा बेस है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर से भी प्रोटॉन को खींच सकते हैं और वाया इवन CB इस पर्टिकुलर को सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर से निकाल कर इस अल्काइन का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। थर्ड कह रहे हैं एक्वस केवेज फॉलोड बाय सोडामाइड। एक्वस केवेज मतलब वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, और जब वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर, अगर एक्वस केवेज की बात करें तो वाटर और प्लस OH नेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटॉन को खींच ले तो ये फिर से वाटर और OH नेगेटिव बना लेगा। लेकिन अगर आपने अल्कोहलिक केवेज की बात किया तो अल्कोहल और हाइड्रोक्साइड होगा जो इस प्रोटॉन को खींचकर एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्कोक्साइड इज अ बेटर बेस व्हाइल हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हमें एलिमिनेशन कराना है तो हमें लेके चलना होगा अल्कोहलिक केवेज, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमें लेके चलना होगा एक्वस केवेज। दैट मींस सी ऑप्शन में नहीं होगा। और लास्ट कह रहे हैं जिंक और मिथेनॉल, ये रिडक्शन का काम करता है, इस वाले केस में भी हमें नहीं लेना है। तो आंसर होगा ये B एल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब स्टीरियो की बात नहीं कर रहे हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14 इज। तो मैंने पहले बोला होगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो सबसे पहले उसका DU निकालो। तो DU कार्बन का नंबर को दोगुना करो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन घटा दो,
हेलोजन्स हो तो घटा दो, नाइट्रोजन हो तो जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, और जो ना हो उसको हटा दो। अब इसके बेसिस पे एनालाइज करें 6:2, 12 + 2 14, 14 - 14, मतलब ओवरऑल जो ड्यू आएगा वो आएगा 0। तो इसका सिस्टम में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिस्टम में कोई भी रिंग नहीं है। तो इसका मतलब अगर 6 कार्बन है तो 2 4 6 स्टेट चेंज हो सकती है। इसी पर्टिकुलर मिथाइल की पोजीशन को हम यहाँ से उठाकर यहाँ कर दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर मिथाइल को उठाकर मैं मिथाइल को यहाँ भी कर सकता हूँ, इवन मैं मिथाइल को यहाँ भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं मिथाइल को यहाँ करता हूँ तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाएगा। अगर इस मिथाइल को उठाकर अगेन यहाँ करता हूँ तो सेम यही स्ट्रक्चर होगा। इस पर्टिकुलर में अगर इस मिथाइल को उठाकर इस पोजीशन पे कर दूँ तो स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। इस मिथाइल को उठाकर मैं इस पोजीशन पे कर दूँ तो स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। इसमें अगर इस मिथाइल को उठाकर यहाँ अटैच करूँ तो फिर से स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक होगा एनहेक्सेन, एक होगा 2-मिथाइल पेंटेन, एक 3-मिथाइल पेंटेन, एक होगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन और एक होगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे 2,2-डाइमिथाइल, यहाँ पे 2,3-डाइमिथाइल। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स they are 5, 1 2 3 and 4 5। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है पैरा सस्टेन रीजन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है और पैरा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जब इस वाले केस में अगर देखा जाए तो इस वाले केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस वाले केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर इसको भी ध्यान से देखो तो ये +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और ये CO के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इट मींस इस पर्टिकुलर का अगर डाइपोल मोमेंट भी देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। इस पर्टिकुलर में देखें तो डायरेक्शनल इन्वॉल्वमेंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। तो इस पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इस पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड कह रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है। तो इस पर्टिकुलर में अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं तो ये COOH होगा और ये इसको ऐसा ना करके ऐसे दिखाएं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है HOH। इस पर्टिकुलर में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस चुका है, मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसके बेसिस पे जो आंसर होगा द आंसर इज डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पॉलीमर से है और उन्होंने पूछा मैच द कॉलम में कि कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में ए सेलुलोज, बी नायलॉन 6 सी प्रोटीन्स और डी सुक्रोज। पी है नेचुरल पॉलीमर, क्यू है सिंथेटिक पॉलीमर, जो आर है वो है अमाइड लिंकेज, और एस है वो है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो इस पर्टिकुलर के बेसिस पे अगर एनालाइज करें कि सेलुलोज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज, तो ये
बीटा डी ग्लूकोज है, CH2OH, ये OH H OH H OH H OH और ये H, ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसी बीटा डी ग्लूकोज का दूसरा बीटा डी ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, तो यहीं पे और यहां से हम सिस्टम से बार बार ग्लूकोज का रिएक्शन कराते चले जाते हैं और बीटा लिंकेज के थ्रू हम बना लेते हैं सेलुलोज। तो इस पर्टिकुलर के अंदर अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो लिंकेज आएगी वो लिंकेज यहाँ पे आएगी एसिटल, मतलब इसकी बॉन्डिंग एक किसी कार्बन से होगी तो लिंकेज होगा एसिटल लिंकेज। क्लियर? इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि सेलुलोज क्या ये नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है? The natural polymers are those polymers which are formed by the nature, while synthetic polymers are those polymers which are made by the human being. तो cellulose is the natural polymer. तो A की मैचिंग B से करोगे, सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, इसके अंदर अमाइड लिंकेज भी नहीं है, क्योंकि आप अगर बात करोगे तो बार बार ईथर लिंकेज आएगा, और यहाँ पे हम बोल देगा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो इसी पर्टिकुलर ईथर लिंकेज को शुगर के टर्म्स में बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लिंकेज ये अटैचमेंट B से भी होगा और साथ में इसका मैचिंग S से भी होगा। सेकंड कह रहे हैं नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 की बात करें तो उसमें 6 कार्बन की डाइओइक एसिड, 6 कार्बन की डाइओइक एसिड और 6 कार्बन का डाइअमीन, 6 कार्बन का डाइअमीन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बार बार वाटर को निकालते हैं। तो जो अब यहाँ पे पॉलीमर मिलता है, द पॉलीमर इज कॉल्ड एज नायलॉन 6 and 6। तो इसमें नायलॉन 66 ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड है, इसका मतलब वो सिंथेटिक पॉलीमर होगा। तो इस पर्टिकुलर का मैचिंग क्यू से होगा। अमाइड लिंकेज अब देख सकते हो CONH, सिस्टम के अंदर अमाइड लिंकेज है, मतलब इसकी मैचिंग R के साथ भी होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है तो इसकी मैचिंग होगा Q और R। थर्ड कह रहा है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर सिंपली द नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या है कि अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही कार्बन पे COOH होगा और इसी कार्बन पे अमीनो ग्रुप मौजूद होगा। यहीं पे हम कहते हैं H और यहाँ पे कोई होता है R। इसका अटैचमेंट इसी तरह का सेम या डिफरेंट दूसरे अमीनो एसिड्स हो और ये बार बार रिएक्शन करता चला जाए, वाटर निकालता चला जाए, तो अब वो पॉलीमर बनेगा। दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो इस पर्टिकुलर के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स एक नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। इसके अंदर भी अमाइड लिंकेज है, द P साथ में R ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं। लास्ट अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज इज द मैन मेड, सुक्रोज इज अ मैन मेड डाइसैकेराइड। उसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड होता है सुक्रोज। तो एक ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये ग्लूकोज कुछ ऐसा होगा, यहां पे CH2OH, यहाँ H, यहाँ OH H OH H, यहाँ OH H। इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ होता है H और ये O। और इस पर्टिकुलर में एक फ्रक्टोज की बात करते हैं CH2OH, यहाँ H OH H OH H और ये H। तो इस पर्टिकुलर फ्रक्टोज और इस पर्टिकुलर का ग्लूकोज। तो यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर जो आपका डाइसैकेराइड बनाते हैं, दैट डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज सुक्रोज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नेचुरल पॉलीमर, तो ये पॉलीमर नहीं है बल्कि डाइमर है। डाइमर क्या बोले, बल्कि डाइमर भी ना बोले बल्कि बोले ये डाइसैकेराइड है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सुक्रोज। तो ये पॉलीमर नहीं है, इसका नेचुरल पॉलीमर भी गायब हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर भी गायब हो गया, अमाइड लिंकेज भी नहीं है। इसके अंदर जो लिंकेज है तो COC अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो दिस ईथर लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट मींस इसकी जो मैचिंग होगी वो मैचिंग होगी S के साथ। तो A की मैचिंग PS
बी की मैचिंग क्यू आर, सी की मैचिंग पी आर और डी की मैचिंग एस। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2007 में पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे।